हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द लर्नर्स कम्युनिटी DUSOL पर। आई होप आप सभी ठीक होंगे और आप सभी ने अपना अपना एडमिशन बहुत अच्छे से और इजीली वे में ले लिया होगा। जैसे कि आप सभी को पता है, आप सभी ने अभी अपना एडमिशन लिया है, तो आप सभी सच में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए कि किस तरह से स्टडी की जाए और किस तरह से क्या चीज़ें पढ़ी जाए। देखिए, आज की हमारी जो वीडियो होने वाली है वो आपकी जो हिस्ट्री है, प्राचीन समाज, यानी जो हमारी एंशिएंट सोसाइटी है। अगर आपके पास ये बुक है तो आज हम इस बुक के जो चैप्टर नंबर 1 से या ये कहें यूनिट नंबर 1 से स्टार्टिंग करने वाले हैं। अगर आपके पास या आपके फ्रेंड्स के पास ये बुक है तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है आप लोगों के लिए। तो अगर आपके पास ये सब्जेक्ट नहीं है और आपके फ्रेंड्स के पास है तो उनके साथ शेयर करना मत भूलना, क्योंकि ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। एंड देन आज से हम अपनी जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री की जो ये बुक है उसको कवर करने वाले हैं और ये हमारे फर्स्ट सेमेस्टर यानी सेमेस्टर 1 की जो हमारी हिस्ट्री है उसको हम कवर करना स्टार्ट करेंगे। और आज की हमारी फर्स्ट यूनिट यानी चैप्टर नंबर 1 से स्टार्टिंग होने वाली है। जैसे कि आप देख सकते हैं आपकी बुक में, या ये कहें जो SOL की बुक है उसमें जो आपकी यूनिट नंबर 1 है उसका नाम दे रखा है सभ्यताओं को परिभाषित करना, इतिहास लेखन, शहरी क्रांति और कांस्य युग, धातु प्रौद्योगिकी संबंधित वाद विवाद। यानी हम इसमें सभ्यता की परिभाषा को जानेंगे, इतिहास लेखन को जानेंगे, शहरी क्रांति और कांस्य युग को जानेंगे और धातु प्रौद्योगिकी संबंधित जो वाद विवाद रहे हैं उन सभी के ऊपर हम इस चैप्टर या ये कहें इस यूनिट में चर्चा करने वाले हैं। चलिए फिर बिना देरी करे हम इस यूनिट की स्टार्टिंग करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, पहले हम जब इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं, सभ्यता के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें पता तो होना चाहिए कि सभ्यता होती क्या है मेनली, या ये कहें कि सभ्यता क्या है। तो उसको जानने के लिए हमें ये टॉपिक जानना होगा कि सभ्यता क्या है। चलिए इसको देख लेते हैं, सभ्यता क्या होती है। ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी के अनुसार सभ्य बनने का अर्थ है बर्बरता की स्थिति से बाहर लाना। यानी देखिए, जो ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी है उनके अनुसार जो सभ्य है वो वही है जो बर्बरता यानी जो जंगलों में रहते हैं, या फिर ये कहें जो सभ्य नहीं है, जिनका कोई स्थान ना हो, कोई रहने का तरीका ना हो, वो बर्बर लोग होते हैं। तो उससे बाहर लाना ही क्या है, सभ्यता है। अंग्रेजी शब्द सिविलाइजेशन के मूल का पता 16वीं शताब्दी के फ्रांसीसी शब्द सिविलिस से लगाया जा सकता है। यानी जो सिविलाइजेशन शब्द है वो अंग्रेजी जो भाषा है उसके सिविलिस से पता लगाया जा सकता है, जिसका अर्थ होता है सभ्य। ठीक है, सिविलाइजेशन का अर्थ ही सभ्य से है। ठीक है, जबकि लैटिन भाषा जो लैटिन शब्द है वो है हमारा सिविलिस, सिविस और सिवितांश एक शहर में रहने का अर्थ व्यक्त करते हैं। जो हमारे लैटिन भाषा के शब्द हैं ये दोनों ही शहर में रहने को अंकित करते हैं। ठीक है, ये शहर में रहने को व्यक्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देख लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं आगे है हमारा, इसकी कोई विशिष्ट परिभाषा नहीं है, यानी इसकी हम कोई भी पर्टिकुलर परिभाषा नहीं दे सकते। इसके अर्थ को समझकर यह कहा जा सकता है कि सभ्यता मानव के सामाजिक एवं भौतिक विकास को बताती है। इससे मानव के प्रारंभिक विकास का पता चलता है। अतीत से लेकर वर्तमान तक मनुष्य ने जो संपूर्ण उन्नति की है। यानी हम ये कह सकते हैं कंक्लूजन में कि जो हमारी सभ्यता है वो हमें हमारे अतीत के बारे में बताती है और किस तरह से हमने अतीत से वर्तमान तक में जो भी चेंजेस किए हैं, जो भी हमने उन्नत किया है उसके बारे में बताती है। जैसे कि एग्जाम्पल लें, पहले हम बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे, अब हम रेलगाड़ी का प्रयोग करते हैं, ट्रेनें और मेट्रो वगैरह का प्रयोग करते हैं। तो ये जो हमारी सारी चेंजेस हुए हैं वो हमारी सभ्यता है, वो हमारी जो चेंजेस को दिखाती है वही हमारी सभ्यता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे, चाहे वह भौतिक, मानसिक या आध्यात्मिक रूप से हो उसे हम सभ्यता कहते हैं। यानी हम सभ्यता उन सभी चीज़ों को कहेंगे, चाहे वो भौतिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो, उन सभी को हम सभ्यता के नाम से जान सकते हैं। सभ्यताएं परिवर्तनशील और प्रगतिशील होती हैं। प्राचीन काल में मानव जंगली जीवन जीते थे। प्रारंभ में मानव सदी गर्मी बरसात को सहन करते हुए जंगलों में रहा करते थे। यानी देखिए, प्रारंभ में जो हमारी सभ्यता थी वो एक तरह से जंगली सभ्यता थी। क्यों? क्योंकि हम जंगलों में रहते थे और जो गर्मी सर्दी बरसात होती हैं इन सभी मौसमों को झेलते थे और जंगलों में ही अपना जीवन व्यतीत करते थे। क्योंकि जो हमारी सभ्यता है वो जंगलों से ही निकल कर आई है, हम जंगलों में ही रहते थे। तो हमारी जो सारी चीज़ें हैं, सारी ये जो प्रोसेस है वो सभी एक तरह से सभ्यता ही कहलाएगी।
सारे जो स्टेप बाय स्टेप चीज़ें हुई हैं वो सभी सभ्यता के अंतर्गत आती हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट हम देखेंगे इसमें कालांतर में इससे बचने के लिए गुफाएं, कच्ची झोंपड़ियों में रहना शुरू किया। यानी जो भूकंप वगैरह या ये कहें प्राकृतिक आपदा होती थी उनसे बचने के लिए गुफाओं में और कच्ची झोंपड़ियों में मनुष्यों ने रहना शुरू कर दिया। वर्तमान में गगनचुंबी इमारतों को देखा जा सकता है। पहले मानव जीवन यापन के लिए कंदमूल और शिकार पर निर्भर रहा करता था। अब देखिए, पहले तो लोगों ने झोंपड़ी वगैरह या फिर गुफा वगैरह बनानी शुरू करी, लेकिन वर्तमान समय में गगनचुंबी इमारतें देखी जा सकती हैं। मतलब ऐसी इमारतें जो गगन को चूमती हों। क्योंकि देखिए, आजकल की जो इमारतें होती हैं वो इतनी ऊंची होती हैं, ऐसा प्रतीत होता है कि वो आसमान को छू लेंगी, क्योंकि आजकल बहुत ऊंची ऊंची इमारतें बनने लगी हैं। तो इस वजह से गगनचुंबी इमारतें आजकल देखी जा सकती हैं। और पहले जो जीवन यापन के लिए लोग सिर्फ कंदमूल वगैरह और शिकार वगैरह करते थे और उसी पर निर्भर रहते थे। इसके बाद मानव ने कृषि, पशुपालन और व्यवसाय करना शुरू किया। प्रारंभ में मानव आगमन अपने पैरों से करते थे। यानी देखिए, शुरुआत में जो मनुष्य है उन्होंने कृषि करना, पशुपालन करना और व्यवसाय करना शुरू किया। और शुरुआत में वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे वो अपने पैरों द्वारा ही जाते थे। मतलब कोई भी गाड़ी वगैरह ऐसा कोई भी साधन नहीं होता था। कितनी भी लंबी यात्रा हो उन्हें खुद ही तय करनी होती थी। इसके बाद उसने बैल, ऊंट और घोड़ों को काम में लिया। यानी इसके बाद में अब वो यात्रा करने के लिए बैलों का, ऊँटों का और घोड़ों का प्रयोग करने लगे। वर्तमान में कार, ट्रेन, एयरप्लेन आदि कई आविष्कार देखे जा सकते हैं। और वर्तमान समय में तो कार, ट्रेन और एयरप्लेन जैसे बहुत सारे ऐसे आविष्कार हो गए हैं। ठीक है, यही नहीं, अब तो इंसान मंगल ग्रह और चांद पर बसने की योजना बना रहा है। और आज हम देख सकते हैं जो मनुष्य है वो चांद और मंगल ग्रह पर बसने तक की योजना बना रहे हैं। मानव के जीवन स्तर में इसी परिवर्तन को सभ्यता कहा जाता है। और ये जो हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं, यही सभ्यता कहलाती है। अपनी 1923 की पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ सिविलाइजेशन में अल्बर्ट शिवतेजर ने सभ्यता को हर क्षेत्र में और हर दृष्टि से मनुष्य द्वारा की गई सभी प्रगतियों के योग के रूप में परिभाषित किया है। यानी एक व्यक्ति हैं, इन्होंने अपनी बुक लिखी थी 1923 में, उसमें सिविलाइजेशन के बारे में बताया है। और हर तरीके से, हर दृष्टि से किस तरह से मनुष्य ने अपनी जो प्रगति की है उसमें किस तरह से योगदान दिया है, उस सभी को इन्होंने अपनी इस बुक में बताया है। ठीक है, चलिए फिर आगे चलते हैं। आगे अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है, वो है सभ्यता और संस्कृति। अब हम देखेंगे सभ्यता और संस्कृति किस तरह से। चलिए देख लेते हैं सभ्यता और संस्कृति को। सभ्यता शब्द एक संस्कृति शब्द, दोनों के बीच एक अद्वितीय संबंध है। दोनों ही भेद के साथ साथ मिलते जुलते विशेषताओं को प्रदर्शित करते हैं। यानी देखिए, सभ्यता और जो संस्कृति शब्द है दोनों ही एक दूसरे से संबंधित हैं और दोनों ही कहीं ना कहीं मिलती जुलती चीज़ों को प्रकट करते हैं या फिर हमें दिखाते हैं। एक दूसरे के साथ और बाहरी दुनिया के साथ निरंतर संपर्क में रहने वाली कई गुत्थी सांस्कृतिक सभ्यता के प्रमुख घटक हैं। यानी हम ये कह सकते हैं एक दूसरे के और एक साथ ही बाहरी दुनिया और निरंतर जो प्रगति हो रही है उसको बनाए रखना ही हमारी सभ्यता कहलाती है। ठीक है, टायलर के अनुसार सभ्यता का तात्पर्य मानव समाज में एक विकसित चरण है। यानी टायलर जो हैं उनके अनुसार जो सभ्यता है वो एक ऐसी सभ्यता है या ये कहें एक ऐसी चीज़ है जो इनका जो तात्पर्य है वो है मानव समाज में एक विकसित चरण है। यानी इनके अनुसार जो सभ्यता है वो एक ऐसा चरण है जो विकसित हो रहा है। ठीक है, और इसीलिए जब वह आदिम समाज को अध्ययन और चर्चा करते हैं तो वह और उनके सहयोग संस्कृति का उपयोग करना पसंद करते हैं और इसीलिए ये संस्कृति शब्द का प्रयोग करते हैं। संस्कृति को किसी सभ्यता या सभ्यता के महत्वपूर्ण गुणों में से एक के रूप में देखना अधिक उपयुक्त होगा, क्योंकि इसमें शामिल संस्कृति का मूल योग है। यानी हम कह सकते हैं कि इसको हम संस्कृति के रूप में भी सभ्यता को देख सकते हैं। अब हम देखेंगे सभ्यता का उदय कि किस तरह से हमारी जो सभ्यताएं हैं उनका उदय हुआ। गार्नर चार्ल्स उन शुरुआती सिद्धांतकारों में से एक थे जिन्होंने सभ्यता के उद्भव को दो क्रमिक क्रांतियों अथवा नवपाषाण क्रांति और शहरी क्रांति के परिणाम स्वरूप देखा। यानी गार्नर चार्ल्स जो थे वो एक सिद्धांतकार थे और उन्होंने ही जो हमारी शुरुआती सभ्यता है उसको नवपाषाण संस्कृति और शहरी संस्कृति के बीच में
बांटकर हमें दिखाया था। ठीक है, चलिए देख लेते हैं किस तरह से। देखिए, जो हमारी सभ्यता है उसको वी गार्नर चार्ल्स के अनुसार दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो है नवपाषाण क्रांति और दूसरी है शहरी क्रांति। इस तरह से इन्होंने दोनों पार्टों में डिवाइड करके बताया है संस्कृति को। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे सभ्यता का उदय, कि किस तरह से सभ्यता का उदय हुआ। सभ्यता के उदय को 8 चरणों में बांटा जा सकता है। मेनली हम कह सकते हैं जो सभ्यता का उदय हुआ है वो 8 चरणों से होकर गुजरा है। किस तरह से, चलिए देखते हैं। पहले चरण में आप लिख सकते हैं पहली और शुरुआती सभ्यता का विकास खेती और आविष्कारों के साथ हुआ था। इसे मेसोपोटामिया में और फिर मिस्र में और कुछ समय बाद भारत और चीन में प्रारंभिक सभ्यता के उद्भव के आधार के रूप में देखा जा सकता है। यानी जो पहला चरण है वो हमारा स्टार्टिंग ही मेसोपोटामिया की सभ्यता से होता है और फिर उसके बाद में मिस्र की सभ्यता और धीरे धीरे फिर भारत और चीन की सभ्यता के पास तक आ जाता है। ठीक है, इसमें आप लिख सकते हैं खेती करने के लिए लकड़ी, धातु और पत्थर के औजारों की आवश्यकता सामने आई जिसके तहत धातु के उत्पादन और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला। यानी खेती करने के लिए जो पहले लकड़ी के प्रयोग किया जाता था, फिर वो धीरे धीरे हमें ऐसा लगने लगा कि हाँ ये तो ज़रूरी चीज़ है, तो हमें इन सारी चीज़ों को धातु से बनाना चाहिए ताकि और ज़्यादा अच्छे से खेती की जा सके और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा मिला। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप इसमें लिख सकते हैं, यानी जो हमारा नेक्स्ट चरण है वो है जनसंख्या वृद्धि और शहरों और गाँवों के विकास के लिए लोगों को बसने या स्थायी बस्तियां स्थापित करने के लिए खेती आवश्यक है। अब जो हमारी जनसंख्या थी उसमें वृद्धि होने लगी और जो शहर और गांव थे उसमें विकास होने लगा और जो स्थायी जीवन था वो होने लगा और खेती भी आवश्यक बन गई। किस तरह से, अब देखिए इसके अंतर्गत आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था की स्थापना की बढ़ती आवश्यकताएं महसूस की गई जो बड़ी समुदायों के हिस्सों के रूप में रहने वाले लोगों की तकलीफों का समाधान प्रदान कर रहा था या ये कहें कर सकती थी। किस तरह से, देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप में जो हमारी जनसंख्या थी और जो हमारी मुश्किलें थी वो बढ़ने लगी थी। अब इन सभी के समाधान के लिए अब हमने नई नई चीजें खोजनी स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, चलिए अब हम तीसरे चरण को देख लेते हैं। तीसरे चरण में आप लिख सकते हैं कृषि क्षेत्र में स्थिरता के कारण शिल्प, विशेषज्ञता, कारीगरों, व्यापारियों, पुजारियों, प्रशासकों आदि जैसी विशिष्ट गैर कृषि गतिविधियों का उदय हुआ। अब देखिए जो व्यापार था, जो कृषि थी, अब उन क्षेत्रों में तो विकास हो ही रहा था, उनके अलावा जो कारीगर थे, व्यापारी थे, पुजारी वगैरह थे, प्रशासनिक, ये सभी जो गैर कृषि गतिविधियां थी इनमें भी विकास अब हम देख सकते हैं। फोर्थ चरण देखेंगे। फोर्थ में आप लिख सकते हैं सभ्यता शब्द शहरों में रहने वाले का अर्थ बताते हैं, इसीलिए माना जाता है कि मूलभूत सभ्यताओं की आवश्यकता शहरों में हुई थी जो गांवों की तुलना में बड़े और अधिक घनी आबादी वाले थे। यानी जो सभ्यता शब्द है उसका प्रयोग ही शहरों के लिए किया जाने लगा था क्योंकि ये गांवों से एक तो अधिक आबादी वाले होते थे और घने भी होते थे, यानी यहाँ घनिष्ठ आबादी देखी जा सकती थी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आप पॉइंट नंबर 5 इसमें लिख सकते हैं लेखन की प्रक्रिया एक संस्कृति को आने वाली संस्कृतियों के चरणों के लिए सुनिश्चित कर दिया था। लेखन ने विभिन्न लोगों के बीच संचार में भी सुधार किया और प्रशासनिक कार्यों में मदद की। अब जो लेखन की प्रक्रिया थी वो भी आने लगी जिसकी वजह से जो हमारे प्रशासनिक कार्य थे उसमें भी हम सुधार देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें पॉइंट नंबर 6 लिख सकते हैं सभ्यता एक बहुसांस्कृतिक समाज को समाहित करती है जहां विभिन्न संस्कृतियों और वर्गों के लोग आपसी समझ के साथ रहते हैं। यानी जो सभ्यता है वो समाज को एक इकट्ठा करने का या एकत्रित करने का कार्य करती है जिसमें विभिन्न संस्कृतियों और वर्गों के लोग एक साथ साझा होकर कार्य करते हैं और साझा होकर रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए हम शहरों का एग्जाम्पल ले सकते हैं क्योंकि शहरों में देखिए सभी तरह के लोग रहते हैं। आपने अपने आस पड़ोस ही देखा होगा, आस पड़ोस में कितने अलग अलग लोग रहते हैं। ज़रूरी नहीं है जो आपके आस पड़ोस में लोग रहते हैं वो आपकी ही कास्ट के या फिर आपके ही धर्म के हों या फिर आपकी ही सभ्यता के हों, या जैसे कि उनकी सभ्यता अलग हो सकती है, वो अलग चीज़ों को फॉलो कर सकते हैं, उनका धर्म अलग हो सकता है, उनकी लैंग्वेज अलग हो सकती है, तो ऐसी सारी चीज़ें हम देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें पॉइंट नंबर 7 लिख सकते हैं एक धार्मिक व्यवस्था की शुरुआत जो लोगों को एक साथ लाकर सामाजिक एकता को मजबूत करती है। यानी एक धार्मिक व्यवस्था की भी शुरुआत हो गई जो लोगों को एकत्रित और इकट्ठा करने में मदद करती है। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक और राजनीतिक संस्थाओं का विकास हुआ जिन्होंने सभ्यता की प्रगति और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जहां राजनीतिक संस्थाएं
नियम और विनियम बनाती और लागू करती हैं, वहीं आर्थिक संस्थाएं भौतिक वस्तुओं और सेवाओं के उत्पन्न और वितरण पर ध्यान केंद्रित करती हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे शहरी क्रांति कि किस तरह से जो हमारी शहरी क्रांति थी, अब हम उसे देखेंगे। पहले हम इस शहरी क्रांति में देखेंगे नवपाषाण युग का आगमन के किस तरह से नवपाषाण युग का आगमन हुआ। इसमें आप लिख सकते हैं नवपाषाण युग 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 6,000 वर्ष पूर्व तक रहा। पुरातत्वविदों जॉन लुबाक ने 1865 में नवपाषाण युग की अवधारणा सामने रखी, यानी ये जो थे इन्होंने 1865 में नवपाषाण युग की जो अवधारणाएं थी उसे सामने रखा। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नियोलिथिकस शब्द दो यूनानी शब्द नियो यानी नया और लिथिकस यानी पत्थर से बना है। जो नियोलिथिकस शब्द थे उनका प्रयोग किया जाने लगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर इस टाइम पे जो पत्थर के औजार थे उनका प्रयोग होने लगा, और जो पत्थर के औजार होते थे उन्हें ही नियोलिथिकस के नाम से पुकारा जाता था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे नवपाषाण युग की विशेषताएं कि नवपाषाण युग की क्या क्या विशेषताएं थी। आप इसमें पहली विशेषता लिख सकते हैं नए और परिष्कृत औजारों का उपयोग। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं पौधों को उगाना और पशुओं को पालना। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं खेती पर निर्भरता, जनसंख्या वृद्धि और बस्तियों के आकार में वृद्धि, जैसे कि हम ऊपर ही देख सकते हैं, इस पॉइंट को हमने ऊपर भी चर्चा करी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मिट्टी के बर्तनों का उपयोग और कपड़े की बुनाई। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान, यानी यहाँ आते आते जो हमारी सामाजिक होती है और जो हमारी संस्कृति होती है उसका आदान प्रदान शुरू हो गया था। ठीक है, अब हम देखेंगे नवपाषाण क्रांति कि किस तरह से जो नवपाषाण क्रांति हुई थी उसको किस तरह से देख सकते हैं। पहला आप इसमें लिख सकते हैं गार्डनर चार्ल्स ने नवपाषाण क्रांति की अवधारणा दी, यानी जो नवपाषाण क्रांति की अवधारणा दी है वो गार्डनर चार्ल्स के द्वारा दी गई है। ये नाम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो आप मत भूलना, इसको याद कर लेना, क्योंकि जब भी हम किसी भी थिंकर या फिर किसी भी इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी का नाम लिखते हैं तो एग्जाम में जो हमारे नंबर होते हैं वो बढ़ जाते हैं, या फिर ये कहें टीचर्स को ऐसा लगता है कि हाँ ये बच्चा पढ़कर आया है, तो इस वजह से टीचर्स आपको अच्छे नंबर दे देते हैं। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे आप इसमें लिख सकते हैं शिकार और जीवन निर्वाह के लिए एकत्रित करने से खेती तक के संक्रमण को दर्शाया है, यानी किस तरह से हम जीवन निर्वाह के लिए जो एकत्रित चीजें करते थे और किस तरह से हम एकत्रित और शिकार वगैरह से खेती तक पे आ गए, इस सारे जो प्रक्रिया है इसको दिखाया गया है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं मानव ने कई तकनीकों से औजारों का विकास किया, जैसे कुल्हाड़ियाँ, छैनियाँ, हथौड़, बसोले, हल, दाने अलग करने का औजार और ब्लेड, इन सभी का किस तरह से उपयोग करना शुरू किया मानव ने, इन सभी को बताया गया है। ठीक है, इनके द्वारा। नेक्स्ट अब हम देखेंगे नवपाषाण कालीन मानव के औजार के नवपाषाण कालीन जो मानव था उसके औजार किस तरह से थे। पहला आप इसमें लिख सकते हैं औजार बनाने के 4 चरण, फलक उतारना, पैकिंग, घिसना और पॉलिश करना, ये इसके 4 चरण होते थे किसी भी औजार को बनाने के। ठीक है, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं औजारों का उपयोग कृषि, कर्म और संग्रहालयों में होता था, यानी जो औजार थे उनका प्रयोग जो होता था वो कृषि के लिए और संग्रहालय के लिए किया जाता था। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम इसमें देखेंगे नवपाषाण क्रांति के सामाजिक प्रभाव के नवपाषाण जो क्रांति थी इसके सामाजिक प्रभाव क्या हुए, इसके समाज पर क्या प्रभाव देखे गए थे। चलिए इसको देख लेते हैं। इसमें आप पहला पॉइंट लिख सकते हैं नवपाषाण युग के मानव के जीवन में स्थापत्य आया। दूसरा आप इसमें लिख सकते हैं पहले घुमक्कड़ जीवन से स्थायी जीवन में परिवर्तन, यानी पहले जो थे वो घुमक्कड़ जीवन था, वो एक स्थान पर कभी नहीं रहते थे, आज वो यहाँ हैं तो कल वो यहाँ होंगे, हमेशा घूमते रहते थे। लेकिन अब जो लोग थे वो स्थायी होकर रहने लगे और कृषि करने लगे, क्योंकि देखिए कृषि करने के लिए हमेशा स्थायी जीवन जीने की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं खाद्य सामग्री के लिए प्रकृति पर निर्भरता से स्वयं अन्य उत्पादन तक का बदलाव, यानी देखिए पहले जो लोग थे वो सिर्फ प्रकृति पर निर्भर रहते थे, लेकिन अब वो स्वयं उत्पन्न कर रहे थे यानी कृषि कर रहे थे। तो ये जो बदलाव आया था ये भी हम समाज में देख सकते हैं, ये भी एक नवपाषाण क्रांति का ही चेंजेस है। देखिए जो व्यक्ति होता है अगर वो कृषि कर रहा है तो उसे एक जगह टिक कर ही रहना पड़ेगा, और कहीं भी आपको कृषि के साक्ष्य या कृषि से रिलेटेड बातें मिल रही हैं तो आप वहाँ बेझिझक ये पॉइंट लिख सकते हैं कि मानव ने अब एक स्थान पर रहना सीख लिया था, यानी अब वो बर्बर या ये कहें घुमक्कड़ नहीं था, अब वो एक स्थान पर रहना सीख चुका था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब हम देखेंगे शहरी क्रांति को देख लेते हैं। इसमें आप
इसमें आप लिख सकते हैं पहला पॉइंट, सामाजिक संस्थाओं और प्रथाओं में महत्वपूर्ण परिवर्तन, यानी अब जो थे वो सामाजिक जो संस्थाएं थी और जो प्रथाएं थी उनमें महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे थे। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं आर्थिक गतिविधियों का विस्तार, सामाजिक स्त्रीकरण और शासन के नव संस्थान, यानी अब जो थे वो आर्थिक गतिविधियों का विस्तार होने लगा, जो सामाजिक स्त्रीकरण थे और शासन के नव स्थान हो रहे थे उनमें भी बदलाव देखने को मिल गया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम देखेंगे, नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं शहरों का उदय, मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, भारत, मेसो अमेरिका और एडीज, यानी अब जो नए नए शहर थे उनका उदय हो रहा था, जैसे कि मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की, भारत की। अब देखिए ये तो सभी बाहर के हैं, लेकिन भारत तो हमारा ही देश है, तो आपको बताना है भारत की कौन सी सभ्यता थी, यानी भारत की सभ्यता का क्या नाम था, ये आपको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। आई होप आपको पता होगा, क्योंकि आपने ये 11th 12th में भी पूरा, 12th में तो पूरा ही डिटेल में बता रखा है, तो आपने 12th में पढ़ रखा होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शहरों का महत्व, कि शहरों का क्या महत्व था। अब हम शहरों के महत्व पर चर्चा करेंगे। ठीक है, शहरों के महत्व में हम देखेंगे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं शहरों के उदय ने जटिल समाज और सभ्यता के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आप इसमें लिख सकते हैं नवपाषाण युग के बाद समाजों में बड़े पैमाने पर बदलाव आया, यानी नवपाषाण युग के बाद हम कह सकते हैं समाजों में बहुत बड़ी तरीके से बदलाव देखने को हमें मिला, बहुत बड़े पैमाने पर हम बदलाव देख सकते हैं। मेसोपोटामिया, मिस्र, चीन, भारत, मेसो अमेरिका और एडीज के क्षेत्रों में सबसे पहले शहरों और राज्यों का उदय हुआ, यानी हम कह सकते हैं जो सबसे पहले जो शहर बने या राज्य बने वो मेसोपोटामिया में, मिस्र में, चीन में, भारत में, मेसो अमेरिका में और एडीज में बने थे। ठीक है, इन सभी में ही सबसे पहले शहर बने थे। अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा शहर के 10 लक्षण, कि शहर होता क्या है। अब शहर क्या है, अब हमें पता तो चल गया कि शहर मेसोपोटामिया और मिस्र, चीन, भारत इन सभी देशों में बने थे, लेकिन शहर होता क्या है, कैसे हम डिफाइन करेंगे कि शहर क्या है, उसके क्या क्या लक्ष्य हैं, या ये कहें उसको हम किस तरह से देख सकते हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, उसके क्या क्या लक्षण हैं, हम उसको किस तरह से देख सकते हैं, हम ये कैसे डिफाइन करेंगे। तो अब हम शहर के 10 लक्षण देखेंगे कि क्या, किस आधार पर हम कह सकते हैं कि ये शहर है। लेकिन ये जो हम देखेंगे शहर के 10 लक्षण, ये हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि देखिए पूरा ही चैप्टर अगर एक वीडियो में हो जाएगा तो बहुत लेंथी हो जाएगा। तो नेक्स्ट पार्ट के लिए आप जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को भी प्रेस करना मत भूलना। एंड अगर लास्ट तक वीडियो देखिए और आपको थोड़ा सा भी समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीवन।